गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस यानी कक्षा 10 की विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं उन सभी का एक संग्रह लेकर आपके लिए आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कई सालों से बार बार बोर्ड एग्जाम में रिवीजन होने वाले प्रश्न है। इन सभी की एक बड़ी सी श्रृंखला है जो आपको थोड़े से समय में अच्छे तरीके से बता दी जाएगी और आप इसको समझ लेंगे। जो भी जरूरी क्वेश्चन हो उसको आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कापी कलम लेकर और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, इससे पर ही आधारित क्वेश्चन और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और 20 नंबर वहां से मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। लौह पूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्वेश्चन है बच्चों कि लौह चूड़ यानी लोहे का जो टुकड़ा होता है, चूड़ होते हैं, उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है H2S विलयन का पीएच मान है। H2S विलयन का पीएच मान बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों सी, 7 से कम। H2S विलयन है बच्चों, तो पीएच मान इसका 7 से कम होगा। आपको पहले भी बताया गया है पीएच मान निकालने के लिए 0 से और 14 के बीच में एक 7 होता है, 7 से नीचे और 7 से ऊपर ऐसे निकालते हैं ना, तो 7 से कम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है बच्चों, और उसमें H होगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है NaCl, ऑप्शन बी दिया है NaHSO, ऑप्शन सी दिया हुआ है Na2SO, ऑप्शन डी दिया हुआ है KCN। तो अम्लीय निकालने के लिए बच्चों जिसमें H होता है वही होता है ना, तो देख लीजिए इसमें H नहीं है, इसमें H नहीं है, इसमें H नहीं, इसमें H है। तो यहां से भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है पेयजल को जीवाणु रहित करने में मिलाया जाता है, यानी पेयजल में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है CaOCl2, ऑप्शन बी है CaCl2, ऑप्शन सी है CuCl2, ऑप्शन डी है CaCO3। तो जितने भी लोग पढ़े होंगे उनको याद होगा इसमें क्या मिलाया जाता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है बच्चों, CaOCl2 क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है धावन सोडा का रासायनिक नाम। बच्चों यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड हो नहीं सकता, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो नहीं सकता। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट में और सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन 2 ही आपके पास है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा इसमें सही होगा आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है? उस गैस का नाम बताना। कौन सी धातु है बच्चों? धातु का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है आयरन या लोहा, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम या जस्ता, ऑप्शन डी है सोडियम या कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा बच्चों? ये सबको तो याद ही होगा, फिर बता रहे हैं सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। सोडियम और कैल्शियम क्या होती है? साधारण से या सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती हैं। सोडियम और कैल्शियम दोनों हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए
निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? ऑप्शन ए है Fe यानी फेरस, ऑप्शन बी है Zn जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम Mg। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो जाएगा? Cu कॉपर। क्या होता है ये? यह वह धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? इससे पिछला क्वेश्चन था कौन विस्थापित नहीं करती है, और इसमें पूछा जा रहा है कौन हाइड्रोजन विस्थापित करती है, उसका उल्टा क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। ऑप्शन ए है MgZn, ऑप्शन बी है Pt, ऑप्शन सी है Cu, ऑप्शन डी है Hg। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों MgZn यानी मैग्नीशियम और जिंक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एसिटिक अम्ल का IPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IPAC नाम क्या होता है वो बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा बच्चों एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और इसमें एथेनोइक अम्ल 2 ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, दोनों सेम ऑप्शन है, तो आप दोनों में से कोई भी सही कर लेंगे तो सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन में होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर्मेल्डिहाइड का IPAC नाम है। ऑप्शन ए है फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी है मेथनॉल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है एसेटिल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सही हो जाएगा मेथनॉल। क्या होता है इसका नाम? मेथनॉल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए है भोजन पूरी तरह नहीं पका, ऑप्शन बी है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन सी है ईंधन अर्ध है, ऑप्शन डी है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसमें बच्चों ऐसी कब परिस्थिति आती है जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा हो? तो कौन सा हो जाएगा? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा हो तभी तो काली होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है यानी 12, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनी यानी H परमाणु है? एसिटिक अम्ल में कितने होते हैं बच्चों? तो ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी है 4। तो इसमें 1 होता है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। Li विकर्ण संबंध दर्शाता है यानी लिथियम का विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ? ऑप्शन ए है सोडियम के साथ, ऑप्शन बी है K के साथ, ऑप्शन सी है Al के साथ, ऑप्शन डी है Mg के साथ। यानी सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ दर्शाता है? तो लिथियम का जो विकर्ण संबंध होता है वो किसके साथ होता है? मैग्नीशियम के साथ होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है निरूपक यानी प्रारूपी तत्व है। इनमें से प्रारूपी तत्व कौन है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है Na, ऑप्शन बी है K, ऑप्शन सी है Hc, ऑप्शन डी है Ha। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों हो जाएगा प्रारूपी तत्व कौन होता है? Na यानी कि सोडियम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है जिससे पादपों का वायु प्रदूषण कम होता है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का उम्मीद है कि आपको आंसर याद होगा। अगर नहीं याद किए हैं तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पादपों में वायु प्रदूषण कम होता है, यही वो प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? कहाँ पे होती है ये? ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी है माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन सी है हरित लवक में, ऑप्शन डी है केंद्रक में। तो ये प्रक्रिया जो होती है विखंडन की ये माइटोकांड्रिया में होती है। कहाँ होती है बच्चों? माइटोकांड्रिया में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी परपोषी समझ में आते हैं ना। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल,
ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखो बच्चों, सोपोषी जब भोजन बनाते हैं श्वसन के लिए उनके कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और जल की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, क्लोरोफिल की भी उन्हें जरूरत पड़ती है और सूर्य का प्रकाश भी उन्हें जरूरी है, तभी तो उनकी प्रक्रियाएं होंगी। यानी कि ऑप्शन जो है उपयुक्त सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। दो चीजें होती हैं बच्चों, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन बी है प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन सी है हार्मोन्स के रूप में, ऑप्शन डी है वसा के रूप में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सुक्रोज के रूप में। स्थानांतरण किससे होता है? सुक्रोज के रूप में, क्योंकि ये फ्लोएम है। यदि जाइलम होता तो जल का वाहन होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। वही क्वेश्चन सेम आ गया, पादप में जाइलम उत्तरदायी किस लिए, इसका क्या काम है? ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है भोजन का वहन, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। यदि यहाँ पे जाइलम की जगह फ्लोएम होता तो हम क्या लगाते हैं? भोजन का वहन। लेकिन पादप में जाइलम क्या करता है? जाइलम होता है बच्चों जल का वहन करने के लिए। ठीक है, जाइलम नाम से भी लग रहा है, जाई ज से जल का वहन, और फ्लोएम किसके लिए होता है? भोजन के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है उत्सर्जी तंत्र का मुख्य भाग है। ठीक है, पूछ रहे कि किससे संबंधित रहता है? ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी है परिवहन से। तो जो वृक्क होता है वो उत्सर्जी अंग है, महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है बच्चों। तो ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है प्लेज्मोडियम में, और ऑप्शन डी है लेशमानिया में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? ईस्ट में ना, ईस्ट में ही तो होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन ए है वाहिदल, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है अंडक, ऑप्शन डी है परागकण। तो याद रखना बच्चों, पराग कोश में परागकण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो परागकण सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी है वर्तिक, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है बीजांड। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जानते ही हो बच्चों कि जो अंडाशय होता है वह क्या बन जाता है? फल में बदल जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है अध्यावरण, ऑप्शन बी है बीजांड का, ऑप्शन सी है निभांगी, ऑप्शन डी है अंड द्वार। तो बच्चों जो अंड द्वार होता है यहीं से बीजांड में वो प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पूछा गया है बच्चों कि कौन सा ऐसा इसमें भाग है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी है डिंब वाहिनी। तो देखो बच्चों, अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय भी मादा में होता है, डिंब वाहिनी भी मादा में होती है। शुक्रवाहिका जो होती है ये किसमें होती हैं? नर में होती हैं। ठीक है, मादा में नहीं, ये नर में होती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। अग्रपाद जो 4 पैर होते हैं, आगे वाला जो पैर है उसकी बात कीजिए। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन बी है हमारे दांत तथा हाथी के दांत। ऑप्शन सी है आलू एवं घास के उपरिभुस्तार, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ बच्चों दिया गया है कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो इसमें सब हो जाएंगे बच्चों उपयुक्त सभी।
सभी उदाहरण है। और याद रखना अकॉर्डिंग टू विकास चैप्टर से ऐसे सामान्य जीवन में मत करना हमारे दांत हाथी के दांत के बराबर है, अपने दांत टूट जाए तो क्या हाथी के दांत लगा लोगे, संभव नहीं है। लेकिन उस लेसन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुष्प के नर भाग को कहते हैं। पुष्प का जो नर भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पुमंग, ऑप्शन बी है जयांग, ऑप्शन सी है बीजांड, ऑप्शन डी है अंडाशय। तो याद रखना बच्चों, पुमंग जो होता है यह पुष्प के नर भाग को कहा जाता है, और जयांग जो है वो किसको कहा जाता है? मादा। ठीक है, मादा के लिए होता है ये जयांग भाग, और पुमंग जो होता है पुष्प के नर भाग को कहते हैं। याद रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी है ह्यूगो डी, और ऑप्शन सी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक ने। तो ये किया था बच्चों, पृथक्करण का जो नियम था ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यानी जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? ऑप्शन है प्रोटीन के, ऑप्शन बी है आरएनए के, ऑप्शन सी है डीएनए के, ऑप्शन डी है डीएनए एवं प्रोटीन के। तो इसमें बच्चों सबको पता होना चाहिए कि गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। सूत्र होता है बच्चों एफ बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी 10 है तो इसकी 2 गुनी 20 हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसको लेंस बनाते समय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो सिंपल बात है बच्चों, लेंस बनाने के लिए पारदर्शी होना चाहिए। जो भी अपारदर्शी होगा उससे लेंस नहीं बनाया सकता। बताओ, जल पारदर्शी है क्या अपारदर्शी? जल पारदर्शी है। कांच पारदर्शी है क्या अपारदर्शी? पारदर्शी है। प्लास्टिक पारदर्शी है कि अपारदर्शी? पारदर्शी है। अगर समझ में ना आए तो पानी की बोतल देख लीजिएगा। पारदर्शी मतलब वो सब चीज़ जिससे आर पार देखा जा सके, और अपारदर्शी जिसके आर पार न देखा जा सके। अब मिट्टी के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अब धरती में नीचे झाँकेंगे, मिट्टी में तो दिखाई देगा, उसके नीचे वाला चीज़ नहीं दिखाई देता है, यानी मिट्टी क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, अपारदर्शी है, जिसकी वजह से यह कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं प्रयुक्त किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए है हीरा में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है कांच में, ऑप्शन डी है केरोसिन में। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हो जाएगा बच्चों हीरा में। हीरा में क्या होती है? प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ शरीर वाले जो व्यक्ति हैं, यानी जिनकी आंख स्वस्थ है, उनके लिए दूर बिंदु कितना होता है? दूर तक कितनी दूर तक देख सकते हैं? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है अनंत पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, यदि कोई मनुष्य स्वस्थ आंख वाला है तो वो जितनी दूर तक उसे दिखाई देगा उतनी दूर तक देख सकता है। यानी कहाँ तक देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। लेकिन यही पूछा था कि न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी हो जाती है 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर बिंदु पूछ रहा है तो अनंत पे। ठीक है, अनंत होगा। निकट बिंदु पूछ देगा तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूर बिंदु पूछा हुआ है तो कहाँ होगा? अनंत पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है? ऑप्शन ए है लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी है पीले रंग के लिए, ऑप्शन सी है बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन डी है हरे रंग के लिए। तो इसको याद रखिएगा बच्चों, जो बैगनी रंग होता है उसके लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सभी मित्र, दोस्त, फ्रेंड, यार, साथी, सहपाठी, सहकर्मी जो भी हैं आपके, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहीं के हो या बोर्ड पेपर में आपके साथ बैठे हों, उन सभी को बताइए और उन तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को समय से देख पाएँ और अच्छी शिक्षा ले सकें, पढ़ लें समय से पहले और बोर्ड एग्जाम में जाकर पेपर में गर्दा उड़ा दें। समझ में आ रहा है बच्चों? और भी चीज़ें आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएंगी। बेस्ट चीज़ें हर सब्जेक्ट के आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए दिन, एक नए पॉइंट के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।